तो वंस अगेन हेलो एवरीवन। फाइनली अब हम लोगों ने जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है और चार्जेस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट कर लिया था। अब ये कंप्लीट करने के बाद अब जो हमारा टॉपिक ऑफ फोकस होगा वो ऑब्वियसली बात है, हम सबको पता है कि अब हम लोग चार्जेस पढ़ने के बाद जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होगा कूलम्स लॉ। तो बेसिकली हम लोग फाइंड करना चाहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। मैं एज्यूम कर रहा हूँ सबको बेसिक थ्योरी का नॉलेज है कि दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 अभी नोट नहीं करना है, नोट में अलग से स्लाइड से करवा दूंगा, स्लाइड के हेल्प से। अभी आपको सिर्फ फॉलो करना है सीक्वेंस को। दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 जिनके बीच में सेपरेशन है R, इस पूरे असेंबली को, अरेंजमेंट को अगर हम वैक्यूम में प्लेस करते हैं तो वैक्यूम में इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is found to be directly proportional to product of both the charges। सबको पता है this electrostatic force between these two charges will be directly proportional to product of both the charges। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब हम इन दोनों को एक साथ क्लब करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये अब हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा आने वाले 2-3 क्लासेस के लिए, जहां पर हम इस फॉर्मूले और इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। ये जो के होता है, के को हम क्या बोलते हैं? के इज ए कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के जो होता है इट इज अ कांस्टेंट नोन एज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट। अभी हम लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे। अभी आपको सिर्फ याद करते आना है, सिर्फ मेमोराइज करना है। इसके बाद हम लोग ऑब्वियसली स्लाइड के हेल्प से सारी थ्योरी डिटेल में भी लिखेंगे। के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट। वैल्यू पता है ना सबको, कितनी होती है वैल्यू इसकी? 9 × 10⁹। यूनिट भी बता दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट समझ में आती ना यहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमने बात करी है अभी एसआई में। सीजीएस में इसकी वैल्यू इंटरेस्टिंगली अभी हम आगे देखेंगे कितनी होती है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इसके एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, एसआई में जो वैल्यू होती है। चलिए, कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण हम इस कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे तब हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का रोल क्या होता है। बस अभी हाल फिलहाल इट इज सफिशिएंट टू नो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रादर देन गोइंग इनटू द डिटेल्स। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना सा पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर के को हम लोग एक दूसरे कांस्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं जो कि ज्यादा रिलेवेंट होता है, और वो कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट। सबको पता है एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट, ये जो कांस्टेंट आया है, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी, है ना, दो टी है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसकी वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ऑब्वियसली 1/4πk 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले के हेल्प से
हम लोग f को लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में। f को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? f कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। सेम है बेसिकली दोनों, वैसे ट्रायंगल है, आपस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको रिलेशन मिलते रहेंगे सब। ठीक है, f हो जाएगा सॉरी यहाँ पर आएगा 1/4 पाई k ऑब्वियसली, है ना? ठीक है, यहाँ से आ जाएगा k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई k की वैल्यू रख देना, k की वैल्यू रखने पर आपको एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, यूनिटी आएगी इसका जस्ट इनवर्स रेसिप्रोकल, और ये फोर्स हो जाएगा अगेन। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये स्मॉल के होता है ना, ये कैपिटल के नहीं होता, आगे हम जाके देखेंगे कैपिटल के वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उसका भी हम यूज करेंगे जब मीडियम चेंज होगा। देखो अभी तो ये वैक्यूम है, बाद में हम इन दोनों चार्जेस को वाटर में भी सेपरेट करेंगे, फोर्स चेंज हो जाएगा, मीडियम पोलराइज होगा, कैसे पोलराइज होता है वो हम आगे देखेंगे। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, मीडियम का कैपिटल के यूज करेंगे जो होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपिटल के अलग है, ये अभी हम लिख रहे हैं स्मॉल के, ध्यान रखना इसको हम स्मॉल के लिख रहे हैं, कैपिटल के मत लिखना। कैपिटल के इज सम अनदर टर्म, येट अनदर टर्म इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हिच इज नोन या which goes by the name of dielectric constant, ये है स्मॉल k। ठीक है, चलिए तो उसको नोट करना स्टार्ट करें फिर। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग हेडिंग नोट कर लो। हेडिंग है हमारी आज की कूलम्स लॉ। ये उनका एक पोर्ट्रेट स्केच जो भी बोल सकते हो, सेल्फी पोर्ट्रेट स्केच जो भी है, ये उनका फोटो था। चलिए हेडिंग नोट करने के बाद अब हम जाएंगे कूलम्स लॉ के। हाँ ये इनका पूरा नेम है जो नीचे लिखा है, ये इनका पूरा नेम है, इनका ईयर ऑफ बर्थ और सब डिटेल्स वगैरह हमने दिए, बाकी सब डिटेल्स आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगी। ठीक है, जो हमारे रेलेवेंट था वो बस ये है कि कूलम्स लॉ का बेसिक मीनिंग क्या होता है। चलो नोट करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है जो हमें मेमोराइज करने हैं। वैसे तो सबके मेमोरी में ऑलरेडी सब कॉन्स्टेंट्स फॉर्मूले सब पता होते हैं सबको, सिर्फ 3-4 बेसिक पॉइंट्स अभी मैंने बताए हैं। देखो अभी मैंने कंफ्यूज भी नहीं करा है, मीडियम का इन्फ्लुएंस अभी हमने डिस्कस ही नहीं करा है, अभी हम सिर्फ सिंपल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। इसमें अभी मैंने इफेक्ट ऑफ मीडियम अभी इंट्रोड्यूस नहीं करा है। अभी हम सबसे पहले सिर्फ इस एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे। ये तो अभी स्केलर फॉर्म में लिखा है।
अभी इसके बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म का भी डिस्कशन करेंगे। डन। चलिए अब कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बोर्ड पे स्मॉल क्यू लिखा है, स्मॉल क्यू भी चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में कैपिटल क्यू लिखा है। इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए, ध्यान से सुनना, ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं इट इज एप्लीकेबल डायरेक्टली, ध्यान से सुन लेना, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फिर रिपीट करूंगा, ये अभी जो अपने फॉर्मूला लिखा है इट इज एप्लीकेबल फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब अगर 2 से ज्यादा पॉइंट चार्जेस होते हैं तब क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको समझ आता है पॉइंट चार्ज कंटिन्यूस चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या है? जैसे ये देखो, ये है पॉइंट चार्ज, जैसे 10 कूलम का पॉइंट चार्ज है, और वही 10 कूलम का चार्ज एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट को भी दे सकते हैं हम, जैसे एक रॉड है, रॉड के पास टोटल चार्ज है 10 कूलम। तो ये होता है पॉइंट चार्ज, पॉइंट ऑब्जेक्ट पर चार्ज, ये होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर चार्ज, दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अभी जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। क्लियर हुआ? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जब हम बात करते हैं सीजीएस की, तो देखो कुछ इस तरह से ये क्वांटिटीज डिफाइन की जाती है विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स, क्योंकि हम सीजीएस बिल्कुल यूज नहीं करने वाले हैं। कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया था इनको कि सीजीएस में जब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ध्यान से सुनना, तो एक ही बार बताऊंगा, जब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर मैं 2 चार्जेस को प्लेस करता हूँ, सीजीएस में हमने के को 1 कंसिडर किया था, जो कांस्टेंट था उसे हमने 1 कंसिडर किया था सीजीएस में। यहाँ से स्टैट कूलम डिफाइन होता है, ये बेसिकली स्टैट कूलम की डेफिनेशन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीजीएस में हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को वी हैव अज्यूम्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टू बी इक्वल टू 1। तो इफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, देन हमें वो चार्ज फाइंड करना है जिस चार्ज के लिए 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 1 डाइन होता है। तो उस चार्ज को, चार्ज फॉर विच फोर्स बिटवीन दिस टू charges, point charges is equal to 1 dyne for a distance of 1 centimeter between them, that charge is termed as 1 stat coulomb। उस चार्ज को हम बोलते हैं 1 stat coulomb। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ऑब्वियसली हम लोग अब क्लास में इसे डिस्कस नहीं करेंगे, सबको पता है ये कैसे फाइंड किया जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट। इसे नोट करो पॉइंट के फॉर्म में। चलिए अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस होते हैं तो उस केस में हम क्या फॉलो करते हैं, कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये फॉर्मूला इट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज डायरेक्टली एप्लीकेबल फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पर इन केस इफ वी हैव अ सिस्टम हैविंग मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, तो उस केस में
कूलम्स लॉ के साथ साथ हम लोग सुपर पोजिशन यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। चलिए पहले समझते हैं कि सुपर पोजिशन हम यूज कैसे कर सकते हैं। लेट अस से वी हैव 3 or 4 पॉइंट चार्जेस। चलो 3 चार्ज मानते हैं, Q1, Q2, Q3। अब ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? ये तीनों चार्जेस मिलकर फॉर्म करते हैं सिस्टम। इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? ये सब चार्जेस मिलकर यहाँ पर एक चार्ज प्रेजेंट है। लेट अस कॉल दिस एज चार्ज Q। इस चार्ज के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस एंटायर सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस चार्जेस। तो हम क्या करेंगे? टर्न बाय टर्न सिर्फ एक सिंगल चार्ज को कंसिडर करेंगे। टर्न बाय टर्न सिंगल चार्ज कंसिडर करने से हमारा मीनिंग होगा कि फर्स्ट टाइम हम सिर्फ Q1 को देखेंगे, इन दोनों को हाइड करेंगे। सिर्फ Q1 को देखो, इन दोनों को हाइड करो, फोर्स फाइंड करोगे। फोर्स लगेगा सपोज F1। इस मेथड से जो हम लोगों ने भी फॉर्मूला पढ़ा था उसके हेल्प से हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। अगेन फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 के लिए हम लोग यूज करेंगे कूलम्स लॉ, F2 वेक्टर। सेम केस इंडिपेंडेंटली हम एज्यूम करेंगे टाइमिंग। हम एज्यूम करेंगे Q1 एंड Q2 आर एब्सेंट और सिर्फ Q3 प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन Q ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Q3? हम फाइंड करेंगे थर्ड फोर्स F3। अब ये तीनों फोर्स फाइंड करने के बाद एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ नेट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ दिस थ्री फोर्सेस। सम हमें कौन सा करना है? एल्जेब्रिक समेशन नहीं करना है। ये कैसा सम है? ये वेक्टर समेशन हम कर रहे हैं। वी आर परफॉर्मिंग वेक्टर समेशन, मतलब डायरेक्शन के साथ प्रॉपर कंसिडरेशन लेते हुए वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है। तो नेट फोर्स ऑन Q विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन Q ड्यू टू ऑल दिस इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट चार्जेस। और उन सबका वेक्टर सम निकालने से हमें मिलेगा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। ठीक है, चलिए तो पहले नोट करने से पहले मुझे एक बार बताओ कि सुपरपोजिशन का मीनिंग क्लियर होता है? बेसिक मीनिंग, बेसिक प्रोसेस क्लियर है सुपरपोजिशन का? चलिए बढ़िया, गुड। क्वेश्चंस में तो अभी हम अप्लाई करेंगे। पहले स्टेटमेंट और उसके बाद हम इसका डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, वो भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा।
रेफरेंस के लिए ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। हम n चार्जेस के लिए जो फोर्स है उसका वेक्टर समेशन फाइंड करेंगे। चलिए डन। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन जब हम लोग कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और ऑब्वियसली वेक्टर एडिशन जो आप लोगों को आता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो वेक्टर एडिशन के बेसिक प्रोसेस होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन का सीक्वेंस आने वाला है। सब क्वेश्चन दिए हैं आपको, हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का टाइम टेबल मिलेगा। नोट करो, प्रॉपरली सॉल्व करो अच्छे से, उसके बाद हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। आंसर इज 128 न्यूटन। होपफुली सब लोगों का ये एक्सप्रेशन आ गया होगा, बट डिस्कस करके देखते हैं। देखो, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स गिवन टू अस इज 200 न्यूटन एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स अगर हम डिस्टेंस को, इफ दिस डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 25%।
सपोज इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में आर के इक्वल था। अब इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो जाएगा k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि इनके बीच का डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 25%, विच मीन्स कि अब हमने इन दोनों को सेपरेट करना स्टार्ट करा। अच्छा, अगर इन दोनों को सेपरेट करना स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे दोनों के बीच में, तो अब फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा? लॉन्ग डिस्टेंस पर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है या ज़्यादा होता है? लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जब इनको सेपरेट करेंगे 1.25 आवर, तो ऑब्वियस सी बात है हम अब पहले से कम फोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो इट इज़ ऑब्वियस कि फोर्स अब डिक्रीज होगा। तो पहली बात तो आंसर हमारा ओरिजिनल फोर्स से कम होगा। कितना होगा? ये 1.25 सुन रहा है, 25% का इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है। 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 1, जैसा करना है कर सकते हो। f डिवाइड बाई एफ प्राइम कितना हो जाएगा? ये 1.25 का स्क्वायर। अब आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है क्या करना है। f की वैल्यू दी हुई है 200 न्यूटन, आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू और आपको फाइंड करना है f प्राइम। f प्राइम आ रहा है 125, 128। कितना आ रहा था आंसर? क्या आया था आंसर? 128। चलो ठीक है, सॉल्व करने पर कैलकुलेट करके देख लेना। ये हमारा फाइनल आंसर। प्रोसेस सब लोगों को क्लियर है? डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कुछ भी नहीं करना था। कूलम्स लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, डिस्टेंस को मॉडिफाई करा है, फाइनल फोर्स आ जाएगा। ठीक, बढ़िया।
फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है लैंग्वेज वाइज। हमें फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को 0.1% से इंक्रीज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखो कितना इंक्रीज किया था, 25%। लास्ट क्वेश्चन में हमने इंक्रीज किया था 25%, इस बार हम 0.1% इंक्रीज कर रहे हैं। आंसर आना चाहिए 0.2%। कितने लोगों का ये फाइनल रिजल्ट आ गया था? 0.2%। देखो सबसे पहले तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ चेंज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, चेंज वाज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब लार्ज चेंज। लार्ज चेंज मतलब 1 से 1.25, 25% का चेंज। अरे बाइनोमियल भी क्यों अप्लाई करना? आप तो यहाँ पर डायरेक्टली यूज करो एरर एनालिसिस। 11th क्लास में आप लोगों ने एरर एनालिसिस पढ़ा है। एरर का फॉर्मूला हम सबको पता है। अगर आप एरर एनालिसिस यूज करते तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको बिल्कुल स्क्रैच से राइट फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने ये अप्लाई मेथड नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में मेथड अप्लाई क्यों नहीं करेंगे? लास्ट क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा क्योंकि चेंज इज वेरी लार्ज। बट इस क्वेश्चन में वी हैव एन एडवांटेज, और हमारे साथ एडवांटेज ये है कि इस बार चेंज स्मॉल है। अभी ध्यान से सुनना, ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है। ये फिजिक्स का एक जनरल अप्रोच है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, नॉट ओनली इन कूलम्स लॉ, बट फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स में इस टाइप के जनरल क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करने का अप्रोच देख लो क्या होता है। Force is a function of R. We can say that force is a function of R. For different values of R, we will get different values of F. हमने डिस्टेंस में चेंज करा, स्मॉल चेंज करा, तो हमें फाइंड करना है फोर्स में कितना चेंज आएगा। कैसे फाइंड करते हैं फोर्स में चेंज? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन F विद रिस्पेक्ट टू R? इसको डिफरेंशिएट करना आता है? कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, जरा बताओ। इसका डेरिवेटिव कितना लिखोगे? बिल्कुल -2 आता है ना, आर की पावर -2 का डेरिवेटिव। -2 आर की पावर -3 मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा? ये इसका डेरिवेटिव है। चेंज इन एफ रिस्पेक्ट टू चेंज इन आर, के Q1 Q2 एज इट इज कांस्टेंट है। आर की पावर -2 का -2/r³। इसी एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 थी, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? चेंज इन एफ ड्यू टू चेंज इन आर। आर को चेंज करने पर एफ में कितना चेंज आता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद का प्रोसेस है, इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें मिल रहा है df/f। करके देख लो डिवाइड, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपको ये मिलेगा। मुझे बताओ ये क्या है? ये पूरा टर्म को मैं क्या बोलूँ? ये पूरा टर्म क्या है? जल्दी बताओ, ये पूरा टर्म क्या है? इसको मैं क्या बोलूंगा? फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स। देखो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विल बी फ्रैक्शनल चेंज। सेम केस ये क्या है? चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इज फ्रैक्शनल चेंज। अब अगर मैं इस पूरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ,
कर सकते हैं दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलता है परसेंटेज चेंज, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन फोर्स। तो फाइनली हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है कि परसेंटेज चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू -2 टाइम्स, ये है परसेंटेज चेंज इन आर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट में हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट में हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया था वो रख देंगे वैल्यू। चेंज कितना दिया था, परसेंटेज चेंज इन आर दिया था 0.1%, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा -0.2%। अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, वैल्यू वाइज तो इतना ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये जो नेगेटिव साइन साथ में आ रहा है ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, बिल्कुल सही, नेगेटिव साइन इम्प्लाइज की फोर्स डिक्रीज होगा। 0.2% तो वैल्यू है, नेगेटिव साइन इम्प्लाइज की फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा, पॉजिटिव होता तो इंक्रीज करता। हमें पता है कि डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स रिड्यूस होगा, तो डिस्टेंस 0.1% बढ़ाने पर फोर्स 0.2% रिड्यूस होगा। ये आप लोग कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ एरर एनालिसिस ऑल्सो। क्या आ रहा है एरर एनालिसिस, कोई क्वांटिटी अगर x जो है वो a की पावर n है तो फ्रैक्शनल चेंज इन x याद आ रहा है कुछ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज चेंज, बस अब अगर हम सेकंड मेथड बता रहा हूँ, सेकंड मेथड डायरेक्ट है क्योंकि अब एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन पे ऐसे नहीं करोगे, ऐसे सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, अब हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये वाला अप्रोच। और अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम लिखेंगे फोर्स कितना है, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, मतलब r की पावर -2, पावर देख लो -2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ इस पर फोकस करो, ये तो कांस्टेंट है पूरा टर्म, और इस पर फोकस करो तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन एफ इज -2, पावर आएगी मल्टीप्लीकेशन में, पावर आएगी मल्टीप्लीकेशन में, पावर आएगी मल्टीप्लीकेशन में, -2 आएगा मल्टीप्लीकेशन में, -2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन आर। ये आपका फाइनल रिजल्ट एक स्टेप में, पर यूज लास्ट क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे, यूज हम इसी क्वेश्चन में करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में हम इसका यूज नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन में यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सही, लार्ज चेंज है इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये इन जनरल एनालिसिस है जो आप अभी पढ़ रहे हो, न सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, आगे भी मिलेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 11th में मिले होंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन। सिंपल सा एग्जांपल, अभी हमें इस क्वेश्चन में कुछ रेंज मिलेगी, अभी हमें इस क्वेश्चन में कुछ रेंज मिलेगी। रेंज क्या होती है, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि अगर हमने ये स्पीड है, जो इनिशियल स्पीड है, अगर हमने इसको 0.1% से इंक्रीज करा, 0.1% से इंक्रीज करा, तो बताओ रेंज में कितना इंक्रीमेंट आएगा। स्पीड को 0.1% से इंक्रीज कर रहे हैं, रेंज में कितना इंक्रीमेंट आएगा, आपको डायरेक्ट करना है, ऐसे भी कर सकते हो, ये एक्चुअल मेथड है, तो आपको डायरेक्ट ही करना है इसको सॉल्व। डायरेक्ट कैसे करेंगे, दिख रहा है हमें कि परसेंटेज चेंज इन आर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन आर इज 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन यू, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड व्हाट, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट हो तब
जी ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, तो हम इस केस में डायरेक्ट लिखेंगे। 12th में भी, आगे मैग्नेटिज्म में भी ये क्वेश्चन बहुत कॉमन कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में। आगे हर एक टॉपिक में हम इसका यूज करेंगे। प्रोसेस मैंने आज एक बार बताया है, आगे हम 12th के फिजिक्स में बहुत बार यूज करेंगे। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको मेथड याद होना चाहिए। जब भी इस टाइप की कोई डिपेंडेंसी होगी, स्मॉल चेंजेस के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, स्मॉल चेंजेस के लिए हम लोग एरर एनालिसिस की हेल्प से डायरेक्ट आंसर बताएंगे। अगर लार्ज चेंज होगा तभी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक बार रिप्लाई कर दो जल्दी से, अभी तक का जो प्रोसेस है क्या वो क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सही। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग ये अप्रोच यूज करेंगे कि लेंथ में 1% इंक्रीमेंट है, लेंथ में 0.1% इंक्रीमेंट है, तो बताओ रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट होगा। सभी क्वेश्चंस एक ही फॉर्मेट के हैं, आपको फिजिक्स में क्वेश्चन का फॉर्मेट रियलाइज करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए बढ़िया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में आर क्यूब क्यों आया? देखो, आर क्यूब इसलिए आया, ये है आर की पावर -2। डिफ्रेंशिएट करना आता है आपको एक्सप्रेशन को? आर की पावर -2 डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, पावर मल्टीप्लीकेशन में आएगी और आर की पावर -2 -1, ये हो जाएगा आर की पावर -3। ये हो जाएगा आर की पावर -3, नीचे आकर हो जाएगा आर क्यूब। डिफ्रेंसिएशन एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर n-1।
आंसर है, आंसर आना चाहिए 10 न्यूटन। देखो क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं 3 और 8 और इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है 40। इसमें +3 कूलम है, इसमें +8 कूलम है और डिस्टेंस हम मान लेते हैं r। इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है 40 न्यूटन। तो F क्या लिखेंगे हम, F जो कि 40 के इक्वल है इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन है, अब हमें मेंशन है कि हमने -5 कूलम ऐड करा है। तो जब हम -5 कूलम ऐड करेंगे तो नया सिनेरियो, डिस्टेंस को हमने अल्टर नहीं करा है, डिस्टेंस स्टिल रिमेन्स सेम, इट इज अनचेंज्ड, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। हमने -5 ऐड करा है, इसका मतलब ये हो जाएगा +8 -5 +3 -5 इज -2 कूलम। ठीक है, देख लो हमने -5 कूलम दोनों में ऐड कर दिया तो ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमें। इसमें भी -5 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी -5 ऐड कर रहे हैं। नया फोर्स क्या हो जाएगा, नया फोर्स जो हमें फाइंड करना है इट विल बी K Q1 Q2 माइनस बस ये बताएगा कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैं यहाँ लीव कर दूँ, कर लूँगे डिवाइड, डिवाइड करके आपको फाइंड करना है एफ प्राइम कितना आ रहा है 10 न्यूटन। नेगेटिव साइन के साथ आ रहा होगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि पहले जो फोर्स का नेचर था अब फोर्स ने अपना नेचर चेंज कर दिया है। पहले फोर्स वाज रिपल्सिव इन नेचर और अब अगर वैल्यू एग्जैक्ट नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आने का मतलब फोर्स के डायरेक्शंस को हमें अल्टर करना है। तो ये एफ था, ये हो जाएगा एफ प्राइम
ठीक है, आंसर आना चाहिए 11.25 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 0.06 मीटर का सेपरेशन है, 5 न्यूटन का फोर्स है। पॉइंट 0.06 मीटर का सेपरेशन है। फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और ये वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में कितनी, 5 न्यूटन। ठीक है, एफ दिया था हमें 5। अब हमने डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, दोनों चार्ज को हम 0.01 मीटर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब फाइनल डिस्टेंस will now become 0.04 मीटर। डिस्टेंस कम कर देना, तो नया फोर्स आ जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 0.04 का स्क्वायर। आगे मेरे हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिवाइड कर देना, सॉल्व कर लेना, आपको वैल्यू मिल जाएगी 45/4। फोर्स विल स्टिल बी रिपल्सिव इन नेचर, जिस टाइप का डायरेक्शन था वो डायरेक्शन मेंटेन होगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी।
चलिए ट्राई कर लिया सब लोगों ने, काफी लोगों का आंसर भी आ गया है, काफी लोगों ने मुझे आंसर भी बता दिया है। आंसर हमारा आना चाहिए F/16। देखो क्वेश्चन में गिवन है दो चार्जेस हैं which are equal in magnitude but opposite in polarity. So basically क्वेश्चन में it is given to us कि there are two charges जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट पोलैरिटीज अपोजिट है। सपोज अगर हम इसको एज्यूम करते हैं Q, तो ये हो जाएगा -Q, और आगे गिवन है कि फोर्स उनके बीच में है F के इक्वल। सो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। सिर्फ वैल्यू की बात करूँ तो मुझे पता है वैल्यू कितनी होगी, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मैं यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूँ। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि नेगेटिव साइन हैज बीन ऑलरेडी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। नेगेटिव साइन ऑलरेडी मैं एडजस्ट कर चुका हूँ वहाँ पर। सिर्फ अब मैं किससे मेरा कंसर्न सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड या वैल्यू फाइंड करने से। तो मेरा मेन कंसर्न है कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड या वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब इसमें लिखा है कि इफ 75% चार्ज ऑफ वन इज ट्रांसफर टू अनदर। अब 75% चार्ज जब ट्रांसफर करेंगे इसका मतलब क्या होगा? जैसे ये -Q है तो उसका 75 कितना हो जाएगा? -3Q/4 हम वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर मैं -3Q/4 यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? -Q/4, और यहाँ क्या आ जाएगा? +Q/4। क्या ये क्लियर हो पा रहा है सबको? एक आध परसेंट अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट हो, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका 25% और इसका 75%, 75% दिया था ना मैंने क्वेश्चन में। 75% अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो 75% का मतलब क्या होगा? इसका 75% होगा, इसका 75% कितना होगा? -3Q/4। अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं इस पर तो ऐड करो कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम होगा Q/4, और ये 25% रह जाएगा। 25% मतलब सिर्फ इतना रह जाएगा। फिर भी अगर डाउट आए कभी, सबसे सिंपल तरीका, इससे भी सिंपल मेथड, इससे भी सिंपल मेथड क्या हो सकता है? मान लो पहला 100 है, दूसरा -100 है। अब अगर इसका 75% निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? -25, और वो -75 आप ट्रांसफर कर दो यहाँ। जब मैं यहाँ पे -75 ट्रांसफर करूंगा, -75 ट्रांसफर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 - 75 इज +25। तो ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। ये इनिशियल था, ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें नया फोर्स फाइंड करना है। आगे आपको पता है क्या करना है। वैल्यूज जो भी दी हुई है क्वेश्चन में सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने एफ के टर्म्स में आंसर पूछा था आपसे, तो आपका आंसर होगा F/16। यही हमारा फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट होगा।
बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन न सिर्फ बनानी है बल्कि आप लोगों को सॉल्व भी करनी है। ठीक है, सब लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी शायद बना ली होगी, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका रिजल्ट भी आप लोगों का आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन। काफ़ी लोगों ने तो हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व कर लिया होगा इतनी देर में। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है काफ़ी लोगों का। आंसर इज 50 एंड 20। चलो ट्राई करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि 70 माइक्रोकूलम के चार्ज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन टू टाइनी स्फीयर्स सच दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। तो यहाँ से सबसे पहली पिक्चर हमें क्लियर होती है कि अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ही है, ये देखो, ये हमारे पास एक लार्ज कंटेनर में 70 माइक्रोकूलम का चार्ज था इनिशियली। इमेजिन करो इस कंटेनर के अंदर 70 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, उठाकर इस कंटेनर में फिल करता हूँ, रिमेनिंग इस कंटेनर में फिल करता हूँ। ऐसा ही करेंगे, थोड़ा सा चार्ज हम इस कंटेनर में फिल कर देंगे, रिमेनिंग पूरा इसमें फिल कर देंगे। मान लो इसमें फिल करा Q1, इसमें फिल करा Q2, फोर्स आ रहा है रिपल्सिव इन नेचर। या एक काम करते हैं, स्टिल बेटर, x माइक्रोकूलम और 70 माइनस एक्स, क्योंकि करना ही है सॉल्व x के टर्म्स में, तो x एन 70 माइनस एक्स। तब ये लिखा है कि जब 3 मीटर का डिस्टेंस है तो 1 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। 3 मीटर का डिस्टेंस है, 1 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स है। आगे आपको पता है फॉर्मूला यूज करना है हमें, F इक्वल्स टू K। K कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, Q1 Q2। अच्छा, इसको मैं 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, समझ में आ गया क्यों? K Q1 Q2 में देखो, ये K हो गया, Q1 Q2 दोनों माइक्रोकूलम में है और हमें उसे कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। आगे मुझे लगता नहीं कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट है, क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है सबको। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 की पावर माइनस 3। ये अब एक्स में क्वाड्रेटिक हो गई। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का आपको अप्रोच पता है, मेथड पता है। एक्स आ जाएगा 20, 50 दो रूट्स आएंगे। तो फर्स्ट अगर 20 माइक्रोकूलम है तो सेकंड 50 हो जाएगा, फर्स्ट अगर 50 है तो सेकंड वन विल बी 20 माइक्रोकूलम। तो हमारा रिजल्ट होगा 20 एंड 50 माइक्रोकूलम शुड बी द फाइनल डिवीजन ऑफ दिस इनिशियल चार्ज such that this required condition is fulfilled. वैसे अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही हुए हैं जस्ट, अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं, जो जस्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन होता है, अभी हमने सिर्फ वो कंसिडर करा है। अभी हमें इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे वेरिएशन, चेंजेस, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं वो करने हैं, वेक्टर फॉर्म इंट्रोड्यूस करना है। बट पॉज करने से पहले मैं आज का एक थोड़ा सा आपको होमवर्क बता दूं। आज आपको होमवर्क में क्या कंसिडर करना है, अभी मॉड्यूल के लिए वेट करना एक टर्न का, और अभी सबसे पहले मैं इसके बाद कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फोर्स की भी बात करना चाहता हूँ, उसके बाद हम मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। पर टाइम बिंग आपको मीनवाइल क्या करना है, मीनवाइल आपको ये करना है HCV से जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर स्टार्टिंग के आई एम एज्यूमिंग की 5 to 7 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 5 to 7 क्वेश्चन है, इनफैक्ट इवन अप टू 10 आपको दिख जाएगा। आपको दिख जाएंगे वो क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं। तो जहां तक आपसे क्वेश्चन बनते जाए एक्सरसाइज में, वो सॉल्व करते करते उनको टिक करना है।
जो क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिया उसे हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया टिक कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, सुन लो ध्यान से जाने से पहले, वो ये है कि जब भी आपको एचसीवी के एक्सरसाइज में या लेटर से ऑब्जेक्टिव में कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपको लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को हाईलाइट करना है। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे, आपको रिवीजन में पूरी एचसीवी फिर से सॉल्व नहीं करनी है। रिवीजन में सिर्फ वही क्वेश्चन एचसीवी के सॉल्व करने हैं जिनको आपने हाईलाइट करा है। और इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक अलग से एचसीवी के लिए कॉपी बना सकते हो जिसमें हाईलाइटेड क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व करके रखा गया हो। सारे क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसे आप रफ में करते हो चल जाएगा, बट जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपको उसको एचसीवी के कॉपी में, अलग से कॉपी में अच्छे से सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपके पास रेडी रेफरेंस के लिए सॉल्यूशन होगा, रादर देन वेस्टिंग टाइम और स्पेंडिंग टाइम इन अगेन सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इन केस अगर आप अटक जाते हो उस प्रॉब्लम में, यू विल ऑलरेडी हैव अ रेडी रेफरेंस सॉल्यूशन अवेलेबल that will save a lot more time as well as efforts. So it is very essential कि जब हम कोई काम करते हैं it should be done in proper sequence of events. तो सीक्वेंस क्या क्लियर हो रहा है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या फॉर्मेट रखना है हम लोगों को, रिवीजन के लिए क्वेश्चंस कैसे हाईलाइट करने हैं, सॉल्व भी करना पड़ेगा, प्रिंसिपली होमवर्क भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे। ऑल्दो मेरे पास रेडी रेफरेंस के लिए एचसीवी के क्वेश्चंस रेडी रेफरेंस के लिए मेरे पास अवेलेबल हैं, इन द सेंस जब हम सेशन एंड होगा, सेशन एंड के आसपास मैं आपको एचसीवी के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नंबर्स होंगे। इन द सेंस एक अलग से पेज है, पेज में मैंने हाईलाइट करा है कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिवीजन के लिए एसेंशियल हैं, वॉल्यूम 1 से ये क्वेश्चंस इस टॉपिक के एसेंशियल हैं, वॉल्यूम 2 से ये एसेंशियल है। बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग आपके एंड से भी आपको जो क्वेश्चंस रेलेवेंट लगते हैं उसे भी मार्क करो। आपके एंड से आपको जो क्वेश्चन रेलेवेंट लग रहे हैं वो तो मार्क करना ही है। मैं रिवीजन के लिए एक सिलेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट भी दूंगा आपको, हर टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन होंगे रिवीजन के लिए, वो भी हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, बट आपको आपके एंड से मार्क करना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए, तो इस बिहार पर हम लोग आज का सेशन यहाँ पर पॉज कर रहे हैं, आगे हम नेक्स्ट वन पर कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैं सेशन को यहाँ से अपने एंड से लॉग आउट कर रहा हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर।